गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। न्यूटन थर्ड लॉ पढ़ते हैं। न्यूटन सेकंड लॉ, कनेक्टेड मोशन, अपरेंट वेट ऑफ ए मैन इन ए लिफ्ट, ये सब टॉपिक हो गए थे। न्यूटन थर्ड लॉ शुरू करते हैं बेटा। पहले भी आपने 9th क्लास में भी पढ़ा था। एवरी एक्शन एंड रिएक्शन क्या होता है भाई? एवरी एक्शन एंड रिएक्शन applied by a body is always equal and opposite। ये पढ़ा था। Every action and reaction applied by a body is always equal and opposite। जो एक्शन और रिएक्शन है, इसका मतलब यहां हम दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। ये कहता है कि जो इसके अकॉर्डिंग आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ए, दूसरा ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट बी। इसमें जब ये दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, ए बी पर फोर्स लगाता है और बी ए पर फोर्स लगाता है। फोर्स अप्लाइड ऑन ए ऑन बी इज एक्शन एंड फोर्स अप्लाइड बाय बी ऑन ए इज रिएक्शन। समझ आ गया? एक्शन एंड रिएक्शन मीन्स बोथ आर एक्टिंग टू डिफरेंट बॉडीज। एक्शन एंड रिएक्शन बोथ are acting to different bodies। समझ आ गया होगा कि एक्शन और रिएक्शन दो अलग अलग बॉडी पर एक्ट करती है, लगती है। जब ये दोनों अलग अलग डिफरेंट बॉडी पर लगती हैं, सो दे कैन नॉट कैंसिल ईच अदर। क्योंकि काफी बार ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? कि जो एक्शन और रिएक्शन है, ये देखिए अमाउंट में इक्वल भी है, अपोजिट भी है, तो क्या हम इन दोनों को एक दूसरे के साथ कैंसिल कर दें? नहीं कर सकते, क्योंकि ये दोनों अगर एक ही ऑब्जेक्ट पर लगती, दोनों एक ही बॉडी पर लगती, तो हम कैंसिल कर देते। अब ये दोनों डिफरेंट पर लगी हुई है। एक्शन अलग बॉडी पर है, रिएक्शन डिफरेंट बॉडी पर है। समझ आ गया होगा? इसलिए हमने इसको लिखा है कि ये दोनों एक दूसरे से कभी भी कैंसिल नहीं होती। अगला पॉइंट, मैंने ये कहा कि जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, ए और बी, दोनों एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं। ए बॉडी पर फोर्स लगा तो इसको हमने एफ ए बी लिखा। बी बॉडी पर फोर्स लगा, वो हमने एफ बी ए लिखा। एफ ए बी फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी ए ड्यू टू बी। समझ आया कि नहीं? मैं ये कह रहा हूं कि बॉडी ए पर फोर्स लग रहा है, किसकी वजह से लग रहा है? बी की वजह से। फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी ए ड्यू टू बी। क्लियर है? इसी तरह से मान लीजिए आपसे ये कहा जाए एफ बी ए, क्या कहोगे? फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी बी ड्यू टू ए। समझ आ गया कि बी बॉडी पर फोर्स लगाया है, और किसने लगाया है? ए ने लगाया। ए ने बी पर फोर्स लगा दिया, बी ने ए पर फोर्स लगा दिया। बी ने ए पर फोर्स लगाया, वो एफ ए बी। ए ने बी पर फोर्स लगाया, वो एफ बी। इन दोनों में से एक एक्शन है तो दूसरा भी एक्शन है। ये ध्यान रखना। जरूरी नहीं है कि यही एक्शन हो, ये भी एक्शन हो सकता है। एक्शन का मतलब जो आप करना चाहते हो, और रिएक्शन का मतलब जो हो जाता है। समझ आ गया? आप क्या करना चाहते हो? फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं।
आपने ये कहा कि हम ये गन है, ठीक है भाई, यहां से बुलेट फायर करना चाहते हैं, इस गन से क्या करना चाहते हैं बेटा, बुलेट फायर करना चाहते हैं, ठीक है। यहां से आप क्या करना चाहते हो भाई, बुलेट फायर करना चाहते हैं। ये बुलेट है, ये गन है, समझ आ गया। अब क्या है कि जैसे ही आपने इसको फायर किया, बुलेट आगे गई, बुलेट यहां चली गई, समझ आ गया। तो बुलेट को फायर किया, बुलेट एक्शन है, बुलेट फायर हो गई, बुलेट आगे चली गई, ये क्या है, एक्शन। बट गन जो है ये पीछे की तरफ आ गई, ये रिएक्शन है। जो गन है, जब आप बुलेट फायर करते हो तो गन पीछे की तरफ झटका देती है, बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाती है, दैट इज रिएक्शन। मेरी बात समझ गए। मैं काफी सारे एग्जांपल्स आपको बता सकता हूं, ठीक है। ये तो हमने क्या लिया था, एक एग्जाम्पल, समझ आ गया। तो एक बार नोट करिए, कुछ एग्जांपल्स और बता देते हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि आपने इसको लिखना है। कुछ एग्जाम्पल्स की बात करते हैं, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। बेटा आपने यहां ये एक टेबल सरफेस है या कोई भी एक सरफेस है जहां पर आपने एक ब्लॉक रख दिया, ठीक है। ये क्या है बेटा, ब्लॉक है। अब मैं ये कहता हूं कि इसका वेट कहां लग रहा है बेटा, नीचे। और अगर हम बात करें नॉर्मल रिएक्शन की, तो नॉर्मल रिएक्शन कहां लग रही है बेटा, यहां। या फिर आप इस नॉर्मल रिएक्शन को ये कह सकते हो कि ये नॉर्मल रिएक्शन है, आप इसको यूं ऊपर निकाल सकते हो, यहां नहीं दिखा सकते, आप दिखा दो नॉर्मल रिएक्शन। अब हम क्या कहेंगे, नॉर्मल रिएक्शन इज बैलेंस बाय वेट। वेट एक्शन है, वेट नीचे लग रहा है, इसकी रिएक्शन जो है वो नॉर्मल रिएक्शन है। हम क्या बोल रहे हैं, नॉर्मल रिएक्शन, मतलब ये एक रिएक्शन पार्ट है जो किसी को बैलेंस करने के लिए लग रहा है, समझ आ गया। दैट इज नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू वेट। यही तो लिखते हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट इज इक्विलिब्रियम। ये इक्विलिब्रियम है, मतलब ये यहां रखा है, ना तो लेफ्ट राइट जा रहा है ना अप डाउन जा रहा है, तो उस केस में नॉर्मल रिएक्शन किसके इक्वल हो जाएगी बेटा, वेट के इक्वल हो जाएगी। एक सिंपल सा एग्जांपल अपनी जो जनरल लाइफ से रिलेटेड लेते हैं कि हम चलते कैसे हैं। हम यूं चलते हैं, तो एक डायग्राम बना रहा हूं बेटा, और एक यू बना देते हैं। देखिए क्या किया आपने, यूं ऐसे है, एक पैर पीछे है एक आगे है, जो पीछे पैर है ये फोर्स लगा रहा है, मीन्स फोर्स अप्लाइड इन दिस डायरेक्शन। आपने क्या कहा, यहां से जो फोर्स लगाया है वो बेटा यहां पर लगाया, और इसकी रिएक्शन कहां हो गई बेटा, अपवर्ड। अब आपने क्या कहा कि आपने तो फोर्स इधर लगाया था ना, आपके पैर से जो फोर्स लगाया था वो इस डायरेक्शन में लगाया था बेटा। अगर आपके पैर से जो फोर्स लगा है वो यहां लगाया, तो इसकी रिएक्शन कहां हो गई, अपवर्ड, जिसका आपने रिजोल्यूशन किया। कैसे रिजोल्यूशन किया, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। मतलब आपने ये कहा कि मैंने फोर्स नीचे लगाया, यहां से रिएक्शन ऊपर लगी, जैसे ही यहां से रिएक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में लगी तो हमारा पैर आगे उठ गया, मतलब ऊपर भी उठ गया और आगे भी, क्योंकि जब हम चलते हैं तो यूं चलते हैं, समझ आ गया होगा।
जब हम आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं, हम आगे मूव कर रहे हैं, तो हमारा पैर यूं है। मेरी बात समझ गए ना? तो क्या हो गया कि जो हमारे पास ये रिएक्शन है, इस रिएक्शन का जो पार्ट है एक हॉरिजॉन्टल, ये तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो गया, और आपको पता है आपका पैर अपवर्ड भी उठता है, तो ये किसके लिए हो गया? अपवर्ड के लिए। ये आपकी जनरल लाइफ से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। आपने देखा होगा एक वाटर स्प्रेयर होता है, वाटर स्प्रेयर, ठीक है, वो भी मैं बना रहा हूं। स्प्रिंकलर भी बोलते हैं जिसको। देखिए इनमें ये एक पाइप लगा हुआ है, ये वाटर टैंक के साथ जुड़ा हुआ है, यहां से पानी ऊपर जा रहा है प्रेशर के साथ, ठीक है। अब मैंने क्या किया, ये जो यहां पर लगे हुए हैं, ये स्प्रेयर लगे हुए हैं बेटा, यू ऐसे, समझ आ गया? यहां से पानी यूं बाहर कूद रहा है ऐसे। अब ये इतनी प्रेशर से पानी बाहर कूदेगा तो क्या होगा, यहां तो ये क्या हो गया बेटा, एक्शन, और जैसे ये पानी बाहर जाएगा तो ये वापस यूं घूमना शुरू हो जाएगा। आपको पता है ना, वो यूं घूमता है ऐसे, क्योंकि पानी बाहर की तरफ कूद रहा है, ये एक्शन है, और पीछे की तरफ क्या होगा बेटा, रिएक्शन। एरो का साइन इधर लगाओ, ये किसके लिए है, रिएक्शन के, और ये कैसे घूमेगा, यूं। इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है भाई। तो इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल्स में मैं एक एग्जाम्पल आपको करा रहा हूं जिसका हम डेरिवेशन कर रहे हैं, जो काफी यूज होता है, ठीक है। चलो देखिए, इसको बोलते हैं हॉर्स एंड कार्ट प्रॉब्लम। क्या बोलते हैं भाई, हॉर्स एंड कार्ट प्रॉब्लम। ये काफी इंपॉर्टेंट है, न्यूटन थर्ड लॉ का एक एप्लीकेशन है, हॉर्स एंड कार्ट प्रॉब्लम। चलो देखिए, हॉर्स एंड कार्ट प्रॉब्लम, इसमें अगर हम देखें तो एक बात ध्यान से देखो बेटा, मैंने कहा कि भाई ये कार्ट है जिसका मास कैपिटल है, एक गाड़ी है, ठीक है। अब इसको हमने घोड़े के साथ जोड़ दिया है, हमने कह दिया ये फोर्स है। क्लियर? चलो देखिए, अब घोड़ा गाड़ी प्रॉब्लम है, हॉर्स एंड कार्ट प्रॉब्लम। इसमें क्या है कि जो ये हॉर्स है, ये क्या करेगा बेटा, ये फोर्स लगाएगा, जैसे ही घोड़ा भी चलेगा तो फोर्स कहां लगाएगा बेटा, यहां लगाएगा, बोलो लगाएगा। अगर फोर्स इसमें इधर लगाया तो रिएक्शन कहां होगी बेटा, यहां होगी। रिएक्शन को आर से लिख देते हैं, कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, ठीक है। अगर रिएक्शन आर होगी, इधर इसने फोर्स लगाया, फोर्स को बेटा मैं एफ लगा लिख देता हूं, और इसको मैं लिखता हूं बेटा एक्सटर्नल फोर्स। कौन सा फोर्स है बेटा, ये जो घोड़े ने लगाया, एक्सटर्नल फोर्स है। तो इसकी रिएक्शन आगे हुई, जब रिएक्शन आगे हुई है तो ये इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और ये क्या हो गया बेटा, वर्टिकल कंपोनेंट। समझ आ गया होगा, एक हो गया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक क्या हो गया, वर्टिकल कंपोनेंट। इसको मैं लिख देता हूं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और इसको क्या कह दिया हमने, वर्टिकल कंपोनेंट। समझ आ गया?
अब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वैल्यू क्या होगी और वर्टिकल की क्या होगी। अब पहली बात तो ये है कि ये ग्राउंड सरफेस के साथ एंगल बना रहा है, तो हॉरिजॉन्टल के साथ फोर्स लगा रहा है ना, तो यहां पर कितने एंगल से लगा है, थीटा, तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा बेटा, थीटा हो जाएगा। अगर ये एंगल थीटा हो गया तो हम क्या कह देंगे बेटा, यहां आ गया हमारे पास आर कोस थीटा और यहां क्या आ गया हमारे पास आर साइन थीटा। मीन्स आप कह सकते हो V इज इक्वल टू आर साइन थीटा और H इज इक्वल टू क्या कह सकते हो, आर कोस थीटा। एनी डाउट? जो हमारे पास हमने जो फोर्स लगाया, हमने फोर्स लगाया F, उसकी रिएक्शन हुई R। आपको पता है जो F है वो किसके इक्वल होगा, R। एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू नॉर्मल रिएक्शन। क्या होगा, एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू नॉर्मल रिएक्शन, क्योंकि हमने क्या कहा था न्यूटन थर्ड लॉ से, क्या कहा था बेटा, एक्शन एंड रिएक्शन। हमारा एक्शन था फोर्स लगाना, घोड़े का एक्शन क्या था, फोर्स का एक्शन था फोर्स लगाना, रिएक्शन क्या हुई, R। समझ आ गया? ये हमारे पास हमने लिख भी दिया था, ये हमारे पास क्या है बेटा, एक्शन, और वो हमारे पास क्या है, रिएक्शन। पॉइंट क्लियर हुआ यहाँ? अब हॉर्स एंड कार्ट प्रॉब्लम की बात चल रही है। हमें पता है यहां हमने मान लीजिए किसी भी वायर के साथ, किसी स्ट्रिंग के साथ इसको बांध रखा है, तो क्या कहेंगे बेटा, यहां पर टेंशन लगी हुई है T, बताएंगे कि नहीं? यहां क्या लगी हुई है बेटा, स्ट्रिंग पर टेंशन क्या लगी हुई है, T लगी हुई है। तो एक बात ध्यान से देखिए, यहां एक कंडीशन लिख रहा हूं मैं, इफ H इज ग्रेटर देन T। मैंने ये कहा कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स इज ग्रेटर देन टेंशन। अगर घोड़े ने इतना फोर्स लगाया कि उसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, रिएक्शन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वो इस टेंशन से ज्यादा है, इसका मतलब घोड़ा गाड़ी को आगे खींच लेगा। अगर ये कम है, फोर्स लगा रहा है और ये कम है, तो वो गाड़ी को नहीं खींच पाएगा, जो ये कार्ट है इसको आगे की तरफ नहीं डिस्प्लेस कर पाएगा, एक्सेलरेट कर पाएगा। समझ आ गया? इसका मतलब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि बेटा जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, देखिए आप किसी ऑब्जेक्ट को आगे खींच रहे हो, अपनी पीठ पे बांधो और आगे खींचो, अगर आप कम फोर्स लगाओगे नहीं खींचेगा, वो ज्यादा लगाओगे तो खींचेगा। मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इस टेंशन से ज्यादा होना चाहिए। जैसे कि आप उसमें पढ़ रहे थे ना, नेट अनबैलेंस फोर्स, वही वाली बात है। तो देखिए बेटा, आपने कहा इफ H इज ग्रेटर देन T, ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ये टेंशन से ज्यादा है। हमने कहा कि जो घोड़ा है ना, इसका मास m है, हम बता देते हैं m मास ऑफ फोर्स और कैपिटल M मास ऑफ कार्ट। क्योंकि अब इनसे इक्वेशन बनानी है, इनसे क्या बनानी है, इक्वेशन बनानी है। देखिए बेटा, हम क्या कहेंगे बेटा, H माइनस टी कर दें, देन H माइनस टी इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज ग्रेटर देन टेंशन, देन H माइनस टी इज इक्वल टू, कौन एक्सेलरेट करेगा बेटा, ये किसका फ्री बॉडी डायग्राम दिख रहा है आपको, फोर्स का दिख रहा है मेरे हिसाब से। तो H माइनस टी इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एनी प्रॉब्लम? मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। अब दूसरी बात ये है कि ये जो कार्ट जिस सरफेस पर चल रही है, ये पूरा का पूरा सरफेस कैसा है, रफ है। अगर रफ नहीं होता तो ये घोड़ा ही स्लिप हो जाता। अगर ये रफ है तो हम क्या दिखाएंगे बेटा, यहाँ पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहां लग रहा है, बैकवर्ड डायरेक्शन। कहां लग रहा है बेटा, बैकवर्ड डायरेक्शन। क्या लग रहा है बेटा, ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। मेरे हिसाब से समझ गए, पॉइंट क्लियर हुआ? क्या लगा हुआ है बेटा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। कहां लग रहा है, बैकवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। तो हमने क्या कहा भाई, हमने ये कहा कि यहां से अगर हम इक्वेशन बनाए, ये फ्री बॉडी डायग्राम अगर मैं बात करूं यहां पर, तो देखिए मैं यहां डॉट डॉट लाइन बना रहा हूं ब्लू पेन से, तो ये किसका डायग्राम हो गया, एफबीडी कार्ट का। ये एफबीडी किसका था, फोर्स के लिए था, है कि नहीं? तो देखिएगा, तो हम क्या कहेंगे, हियर इफ, या लिख देते हैं बेटा, इफ क्या कहेंगे बेटा, T इज ग्रेटर देन F। अगर टेंशन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से ज्यादा हुई तो गाड़ी भी उसके साथ साथ आगे आएगी, ठीक है ना? तो क्या कहेंगे बेटा, T माइनस F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। किसका फ्री बॉडी डायग्राम है, कार्ट का है ना, तो कैपिटल M इंटू ए।
कोई प्रॉब्लम है? ये हमारे पास इक्वेशन नंबर सेकंड। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों को ऐड करिए बेटा। h माइनस टी एम ए टी माइनस एफ, अगर यहाँ दोनों को ऐड करते हैं टी से टी कैंसिल होगा क्योंकि यहाँ माइनस टी है। क्या बचेगा बेटा? h माइनस एफ इज इक्वल टू एम ए प्लस स्मॉल एम ए। देखिए h माइनस एफ इज इक्वल टू एम प्लस स्मॉल एम इंटू क्या हो गया ए इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा? h माइनस एफ अपॉन एम प्लस। आ गया भाई, ये हमारे पास एक्सेलरेशन हो गया और यही हमारे पास इक्वेशन है। मींस जो फोर्स हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आगे लगा रहा है और नेट फोर्स जो पीछे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रहा है, उन दोनों का माइनस करेंगे अपॉन टोटल मास करेंगे, एक्सेलरेशन आ जाएगा। ये हमारे पास न्यूटन्स थर्ड लॉ के बेस पर एक इलस्ट्रेशन हमने आपसे कराई है फोर्स एंड पार्टिकल। समझ आ गया होगा? तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार इसका। उसके बाद इसी का एक टॉपिक, छोटा सा टॉपिक मैं आगे करा देता हूं। देखिए मैं ये बता रहा हूं भाई, एक क्वेश्चन पूछा जाता है न्यूटन सेकंड लॉ इज द रियल लॉ। न्यूटन सेकंड लॉ है वो रियल लॉ है, ऐसा क्यों? तो उसके बारे में बता देते हैं, फिर अगला नया टॉपिक शुरू करेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। पहले ये समझ लीजिए, मैं ये कहता हूं कि न्यूटन सेकंड लॉ रियल लॉ है, ऐसा क्यों है? तो उसके लिए मैं आपको बता रहा हूं, न्यूटन सेकंड लॉ कंटेन्स both Newton's first and third law। इसका मतलब ये है कि इस अकेले लॉ के अंदर ये दोनों के दोनों रूल ऐड हो जाते हैं, दोनों के दोनों रूल लग जाते हैं, इंक्लूड आ जाता है। मतलब ये तीनों को अपने अंदर ही ले लेता है, क्योंकि सेकंड तो ये अपने आप में है ही, फर्स्ट भी इसी से निकल कर आया, थर्ड भी इसी से निकल कर आया, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? न्यूटन सेकंड लॉ इज द रियल लॉ। समझिए कैसे। पहला पॉइंट, न्यूटन सेकंड लॉ कंटेन्स न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। बेटा आप एक बात बताइए, न्यूटन सेकंड लॉ क्या है? हमने लिखा अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकंड लॉ, आपने ये लिखा F इज इक्वल टू एम ए। बोलो लिखा कि नहीं? क्या लिखा भाई? F इज इक्वल टू एम। आपने ये लिखा F इज इक्वल टू एम ए, तो क्या हो गया? इफ एक्सटर्नल फोर्स इज नॉट अप्लाइड, सीधा मैं लिख देता हूं, इफ F इज इक्वल टू 0 देन A इज इक्वल टू 0 बिकॉज M इज नॉट इक्वल। भाई मास तो किसी का 0 हो ही नहीं सकता। अगर F की वैल्यू 0 है तो इन दोनों के प्रोडक्ट में से कोई एक 0 होगा। मास 0 हो नहीं सकता तो एक्सेलरेशन 0 है, और एक्सेलरेशन 0 है, इसका मतलब समझा दीजिए, वेलोसिटी डू नॉट चेंज, वेलोसिटी नॉट चेंज, वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। अगर वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, इफ वेलोसिटी डू नॉट चेंज, अगर वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, उस केस में क्या कहेंगे? देन व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, देन इट रिमेन्स एट रेस्ट। अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा, एंड ऑब्जेक्ट इज इन मोशन, then it will be remains in motion। अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो किस में रहेगा? मोशन में रहेगा विद कांस्टेंट वेलोसिटी। ये भी याद रखना।
क्योंकि वेलोसिटी चेंज नहीं होती। और यही तो न्यूटन फर्स्ट लॉ था। न्यूटन फर्स्ट लॉ की स्टेटमेंट देखी आपने, यही पढ़ी थी। तो एक्सेलरेशन जीरो का मतलब भी तो यही है। और ये कब है? व्हेन एक्सटर्नल फोर्स इज नॉट अप्लाइड। अगर आप एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते हो तो ये आ जाएगा। समझ आ गया? और यही आपकी न्यूटन फर्स्ट लॉ की स्टेटमेंट। मैंने कहा न्यूटन सेकेंड लॉ कंटेन्स न्यूटन्स थर्ड लॉ। जो न्यूटन्स थर्ड लॉ है वो भी न्यूटन सेकंड लॉ में ही कंटेन होता है। अब देखिए ध्यान से, हम इसमें दो ऑब्जेक्ट लेते हैं। मैंने कहा एक ऑब्जेक्ट ए है और एक ऑब्जेक्ट बी है। ठीक है भाई, हम ये कहते हैं कि अगर ये दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आए और एक दूसरे पर फोर्स लगाया एफ ए बी, मैंने आपसे बताया था फोर्स अप्लाइड ऑन ए ड्यू टू बी। अगर बी ने ए पर फोर्स लगाया तो मोमेंटम किसका चेंज होगा बेटा? ए का ही चेंज होगा। मींस हम यहां पर क्या कहेंगे? फोर्स अप्लाइड ऑन ए ड्यू टू बी। कोई प्रॉब्लम है? अगर फोर्स ए ने अप्लाई किया तो बी पर अप्लाई करेगा। अगर बी ने अप्लाई किया तो कहां करेगा? ए पर। और ए पर फोर्स अप्लाई हुआ देन पी ए बी चेंज इन मोमेंटम, या बी पी ए इज मोमेंटम ऑफ ए। समझ आ गया होगा? क्लियर है? क्योंकि डी पी ए का मतलब चेंज इन मोमेंटम है। इसी तरह अगर आप कहोगे एफ बी ए, ये क्या हो जाएगा? डी पी बी अपॉन डी टी। आप क्या कहोगे? फोर्स अप्लाइड ऑन बी ड्यू टू ए। हाँ बेटा, फोर्स अप्लाइड ऑन बी ड्यू टू ए। देखिए भाई, बी पर फोर्स लगा, ए ने लगाया। अगर बी पर फोर्स लगा तो मोमेंटम भी किसका चेंज होगा? बी का चेंज होगा। मैंने इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दिया। एफ ए बी प्लस एफ बी ए इज इक्वल टू डी पी ए अपॉन डी टी प्लस डी पी बी अपॉन डी टी। यहां से बेटा डी बाई डी टी कॉमन आ गया, क्या बचा? पी ए प्लस पी बी। और हम क्या जानते हैं भाई? पी ए प्लस पी बी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, दैट इज टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट। समझ आ गया भाई कि किसी भी सिस्टम का टोटल लीनियर मोमेंटम हमेशा और हमेशा क्या रहता है बेटा? कांस्टेंट रहता है। अगर इनका टोटल लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट है तो हमें क्या पता है बेटा? डी बाई डी टी ऑफ कांस्टेंट इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? जीरो। कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है तो क्या कहेंगे? देन एफ ए बी प्लस एफ बी ए इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा? जीरो। भाई ये दोनों ऐड करेंगे तो इन दोनों का जो टोटल आएगा वो क्या आएगा? जीरो आ जाएगा, क्योंकि डिफरेंशिएशन ये तो कांस्टेंट हो गया और इसका डिफरेंशिएशन जीरो। तो एफ ए बी इज इक्वल टू प्लस एफ बी ए इज इक्वल टू जीरो। देन एफ बी ए सॉरी ए बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ बी, दैट इज न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो हमने सेकेंड लॉ से फर्स्ट और थर्ड दोनों का प्रूव कर दिए, इसलिए हमने न्यूटन सेकेंड लॉ को क्या कहा है भाई? रियल लॉ को कहा है।
समझ आ गया भाई? तो आप इस न्यूटन थर्ड लॉ के एप्लीकेशन, इसके एग्जांपल, न्यूटन सेकंड लॉ इज द रियल लॉ, ये सब आप पढ़ेंगे बेटा। आज के लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर में मैं आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बताऊंगा। ठीक है बेटा? थैंक यू।